लोगों ने बात की थी कि किन दशाओं में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और असंज्ञेय अपराध की दशा में बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। या तो न्यायालय स्वयं यानी जुडिशियल इंटरफियरेंस ये हो, क्यों असंज्ञेय अपराध की दशा में विधायिका ने यह उचित जाना है कि पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की शक्ति यही ना दी जाए, और चूंकि गिरफ्तारी अन्वेषण का भाग है, तो जब असंज्ञेय अपराध की दशा में आप अन्वेषण ही नहीं कर सकते तो गिरफ्तारी का कोई प्रश्न उठता नहीं। पहले आपको किसी बात के संदर्भों में यह देखना चाहिए कि मुख्य बात कानूनन की जा सकती है या नहीं। हमने अभी आपसे चर्चा की कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जमानती अपराध जो कि संज्ञेय ये भी है उसका अन्वेषण करते हुए किसी को गिरफ्तार किया है, तो चूंकि विधायिका ने स्वयं उस अपराध को जमानती अपराध के रूप में डेजिग्नेट किया है और व्यक्ति के जमानत का हक ठीक उस क्षण से प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण वो अभिरक्षा में आता है। इसलिए अगर वो व्यक्ति जमानत देने को तैयार है तो कोई मजिस्ट्रेट उसे न्यायिक अभिरक्षा में नहीं ले सकता। तब मजिस्ट्रेट को जो कुछ हक होगा अधिकतम इतना कि वो जो जमानत के बंध पत्र प्रस्तुत करे उससे वो असहमत हो जाए, जमानत देने से इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि विधायिका ने स्वयं उस अपराध को जमानती अपराध के तौर पर कैटेगराइज किया है और मजिस्ट्रेट को जो शक्ति मिल रही है वो विधि से मिल रही है। अगर कानून शक्ति नहीं देगा तो मजिस्ट्रेट महोदय भी किसी को गिरफ्तार करते ही सदोष परिरोध के दोषी होंगे, उन्हें कोई दोष नहीं लगता, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कानून उन्हें वैसा करने का की ताकत और वैसा करने का हक ये दे रहा है। तो कानून जिस सीमा तक आपको किसी ताकत के इस्तेमाल का हक दे रहा है, आप सिर्फ उसी सीमा तक कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करेंगे। अगर कानून यह कहता है कि बेलेबल ऑफेंस की दशा में आप जमानत देंगे तो आप जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते, आपके पास कोई शक्ति नहीं है कि आप जमानत देने से इनकार करो। ठीक इसी तरीके से जब असंज्ञेय अपराध की दशा में आपको अन्वेषण की शक्ति यही नहीं मिली, आप मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं कर सकते और गिरफ्तारी अन्वेषण का भाग है। क्यों? अन्वेषण प्रारंभ किससे होगा? सूचना से, इत्तिला से, और इत्तिला की विश्वसनीयता यह जब प्रमाणित होगी तो आपको बिना वारंट गिरफ्तारी का हक मिलेगा। हम लोग पहले देख चुके हैं, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने का हक होगा जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला मिली है, उचित संदेह है, उचित परिवाद यह किया गया है, ठीक ना, तभी आप गिरफ्तार करेंगे, अदरवाइज नहीं। और इत्तिला की विश्वसनीयता यह अन्वेषण से स्थापित होकर आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि गिरफ्तारी, अरेस्ट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। When you cannot investigate,
without order of the magistrate, then how can you make a arrest without warrant in case of non cognizable offense? कर ही नहीं सकते। और यही बात हम लोगों ने देखी थी, कहां लिखी थी? सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 वहां लिखी थी। कहता था धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है, यह विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, यह उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। इसका मतलब विश्वसनीय इत्तला, उचित संदेह, उचित परिवाद जो किया गया वो किसके संबंध में? असंज्ञेय अपराध के संबंध में। ठीक है ना, कि वो असंज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है, ये इत्तला मिली है। तो क्या कहता है? मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन यह बात धारा 39 के उपबंधों के अधीन होकर पढ़ी जाएगी। धारा 39 क्या कहेगी अभी देखेंगे, लेकिन चूंकि प्रासंगिक हो गया इसलिए यही बताना ठीक होगा। धारा 39 वो है जो पहले सेक्शन कौन सा था? 42, जो पहले की सीआरपीसी में धारा 42 था, वो अब 39 है। और वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है और नाम पता बताने से इनकार करता है, यह पुलिस अधिकारी को विश्वास है कि वो जो नाम पता बता रहा है वो सच नहीं है, तो उसके वास्तविक नाम और पते इसे जानने के लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। और अगर नाम और पते की जानकारी में 24 घंटे से ज्यादा का समय लगे तो फिर आप उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे उचित अभिरक्षा का आदेश पारित कराने के लिए। ठीक है, ये आपका सेक्शन 39 निकल कर आ रहा है। तो कहता धारा 39 के उपबंधों के अधीन आप असंज्ञेय अपराध की दशा में व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी असंज्ञेय अपराध की दशा में केवल 2 स्थितियां जिनमें आप व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाएंगे। एक, सेक्शन 39 की स्थिति बने आकर, ठीक है ना, तब सेक्शन 39 के अधीन होकर पढ़ा जाएगा, तब 39 प्रिवेल करने लगेगा। और 39 जो कुछ कह रहा है वो एक स्पेसिफिक बात कह रहा है कि नाम पता न बताने पर गिरफ्तारी। यानी नाम पता अगर नहीं बता रहा है तो नाम पता जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गिरफ्तारी करेंगे, ऐसे गिरफ्तारी नहीं होगी। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 39। और दूसरा जो मामला हो सकता है जिसमें असंज्ञेय अपराध की दशा में आप व्यक्ति को गिरफ्तार करो, वो क्या है? इशुएंस ऑफ सम्मन और वारंट। सम्मन नहीं, इशुएंस ऑफ वारंट या ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट ये क्यों लिखा है? लिखा है ना उन्होंने, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, दोनों बातें लिखी है कि मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश। ये आदेश का लिख दिया। तो अभी हम लोग देखेंगे पुरानी सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था? 44, जिसमें मजिस्ट्रेट इसकी उपस्थिति में आप कोई भी अपराध करेंगे, वेदर मजिस्ट्रेट इज एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इससे भी मतलब नहीं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आप कोई अपराध करेंगे तो आपको वो स्वयं
गिरफ्तार कर सकेगा या गिरफ्तार करवा सकेगा। और जब गिरफ्तार करवा सकेगा तो गिरफ्तार करवाने के लिए क्या देगा? आदेश। ये फर्क आ रहा है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 में कहा था पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, ये बात। और जब मामला मजिस्ट्रेट का आया तो उन्होंने कहा कि कोई अपराध करता है, वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, मतलब ही नहीं, बिकॉज मजिस्ट्रेट इज, ठीक है, हाई डिग्निटरी। आप इतने दुस्साहसी हैं कि आप मजिस्ट्रेट की उपस्थिति उसमें भी अपराध करने की सोच सकते हैं, तो फिर आपको गिरफ्तार कर सकेगा या करवा सकेगा। और चूंकि कोई अपराध है तो इसलिए सेक्शन 39 इसके अधीन सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 को तो किया ही है, साथ ही साथ यह भी लिखा कि इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनी पर्सन मे बी अरेस्टेड, ठीक है, ऑन द वारंट इशूड बाय मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के आदेश। हां, इसके सिवाय गिरफ्तार नहीं होगा। यानी असंज्ञेय अपराध की दशा में दो स्थितियां निकल कर आई सेक्शन 39, उसमें जो पोजीशन है उसमें आप गिरफ्तार हो जाएंगे, और दूसरी दशा जब आप मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई अपराध कर देंगे और सीआरपीसी में एक एक शब्द दूसरे सेक्शन से मिलाकर लिखा जाएगा। स्टैट्यूट जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, चूल से चूल मिला देते हैं। ये तो चूल से चूल मिला देना कहते हैं, वो चीज आपको दिखाई देगी स्टैट्यूट में। ये एक योजना के हिस्से हैं, इसलिए एकदम अगले सेक्शन से उनका सामने ये आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, सेक्शन 35 सबसेक्शन 3, ठीक है। ये पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 41 का था, पीछे हम लोग पढ़कर आए वो सेक्शन 35 1 ABCD ये है, और फिर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, ठीक है। 1 जो सबसेक्शन था 35 का, उसमें कई सबसेक्शन थे ABCD ऐसे करके। अब सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 और उसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 3। अगर पुरानी सीआरपीसी से कंपैरिजन करें तो पुरानी सीआरपीसी में धारा 41 उसका सबसेक्शन 1 और फिर सबसेक्शन 1 के कई सबसेक्शन थे ABCD करके, और फिर 41 2 3 ऐसे करके थे। हालांकि 41 3 था ही नहीं, 41 2 पर खत्म हो जाता था, क्योंकि 41 का पहले था, वो अब 41 का जो था वो अब 35 3 बन गया। और 35 3 क्या कह रहा है, ये उन दशाओं में आपने देखा था धारा 35 जब हम लोगों ने पढ़ी थी, अन्य स्थितियों के अलावा दो प्रमुख स्थितियां निकल कर आई थी। अन्य स्थितियां भी थी कि आपके ऊपर, ठीक है, उचित संदेह किया जा सकता है कि कोई ऐसी संपत्ति जिसका कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पा रहे हो, वो चुराई गई संपत्ति है या उसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। आप संघ के सशस्त्र बलों के अभित्याजक हो तो आपको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। आप लोक सेवक पर उस समय आक्रमण कर रहे हो जिस समय वो अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, आदि आदि स्थितियां थी। लेकिन दो प्रमुख स्थितियां सेक्शन 35 में थी। आपके ऊपर अपराध का आरोप है,
एक उस अपराध का जो 7 वर्ष तक की सजा से दंडनीय है। और जब 7 वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध था, तो क्या विधायिका की मंशा थी कि आप नॉर्मली व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करोगे। उस दशा में केवल 5 स्थितियां विधायिका ने स्वयं तय की थी, जिनमें विधायिका ने यह माना था कि धारा 176 में वर्णित स्थिति कि जब गिरफ्तारी आवश्यक हो तो की जाए, तो विधायिका ने स्वयं माना था कि अगर इन 5 स्थितियों में से कोई एक भी, 5 हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर एक भी है तो गिरफ्तारी आवश्यक मानी जाएगी। लेकिन हर मामले में वो 5 स्थितियां हो या उनमें से कोई एक हो, जरूरी नहीं है। अगर नहीं है, उन 5 स्थितियों में से कोई एक स्थिति है ही नहीं, तो इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार ये तो नहीं करेंगे। जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला मिली है, उचित परिवाद किया गया है, उचित संदेह विद्यमान है कि उसने ऐसा अपराध किया है जो 7 वर्ष या उससे कम की सजा से दंडनीय है, और हमें ऐसी भी कोई स्थिति नहीं मिल रही है जिसमें हम ये कह पाए कि गिरफ्तारी आवश्यक है। अर्थात उन 5 दशाओं में से भी एक दशा ये नहीं मिल रही, लेकिन इत्तिला विश्वसनीय है, परिवाद उचित है, संदेह उचित है। यानी हमने जो इत्तिला की जांच की उसमें विश्वसनीयता प्रमाणित हो रही है, तो इसे ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे भाई। गिरफ्तार तो हम कर नहीं पा रहे क्योंकि 5 दशाओं में से कोई एक दशा है ही नहीं। तो फिर हम क्या करें एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? भाई कुछ तो हम बताएंगे, कुछ तो हम करेंगे। तो विधायिका ने स्वयं प्रक्रिया दी थी कि उन दशाओं में आपको क्या करना है, और उन दशाओं में प्रक्रिया निर्धारित करते हुए पुरानी सीआरपीसी चूंकि 1973 में अमेंड हुई थी, इसलिए 2005 में अमेंडमेंट लाते हुए 41 का ये जोड़ दिया गया, और 41 का में कहा कि अगर 5 दशाओं में से किसी भी दशा की विद्यमानता के अभाव में आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे तो भी आप इस व्यक्ति से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएंगे, एक बंधपत्र ये इस व्यक्ति को निष्पादित करना होगा इस आशय का। ठीक है, बंधपत्र का जो आशय होगा वो क्या होगा कि जब कभी अन्वेषण अधिकारी इस अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों से इसे बुलाएगा तो ये आएगा और इन्वेस्टिगेटिंग में वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ये करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा। और यदि इसके विरुद्ध अपराध का होना अन्वेषण की पूरी प्रक्रिया से साबित होता है, तो फिर जब पुलिस इसके विरुद्ध अन्वेषण की रिपोर्ट जो अंतर्गत धारा 173 सबसेक्शन 2 पहले जाती थी और अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अंतर्गत धारा 193(3) जाएगी, जो कि अपराध पाए जाने की दशा में, ठीक है, कैसी होगी? चार्जशीट इस प्रारूप में होगी। वो जब न्यायालय में जाएगी और न्यायालय उसका संज्ञान लेकर आपको विचारण के लिए आहूत करेगा, तो आप न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए उपस्थित होंगे। इस आशय का एक बंद पत्र इस व्यक्ति से एग्जीक्यूट कराया जाएगा, जिसको 5 स्थितियों में से किसी एक की विद्यमानता के अभाव में हम गिरफ्तार नहीं कर सके। ठीक है, यह पिछली सीआरपीसी में जोड़ा था।
अब क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें मौत स्केल पर अमेंडमेंट आए, इसलिए वो बात जो धारा 41 का में लिखी थी अब कहां आ गई, 35 सबसेक्शन 3 इसमें आ गई। और उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उपधारा 1 के तो कई भाग है ना, एबीसीडी, तो लिखा तो यही जाएगा उपधारा 1 के अधीन, चाहे उपधारा 1 के ए भाग के अंतर्गत, चाहे बी भाग के अंतर्गत, चाहे सी भाग के अंतर्गत, लिखा तो यही जाएगा। तो वो लिख रहा है ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित कहां नहीं है? उपधारा 1 में भाई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञा प्राप्त करेगा तो गिरफ्तार हो ही जाएगा, लिखा ही है। अरे भाई लिखा ही है। दो ही स्थितियां हो सकती, जबकि उसने 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय अपराध किया या 7 वर्ष से अधिक सजा से दंडनीय अपराध किया, 7 वर्ष से अधिक सजा से दंडनीय अपराध किया, इत्तला की विश्वसनीयता सिद्ध है किंतु गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है अन्य किसी कारण से, ठीक है, तब एक दशा यह हो सकती है। और 7 वर्ष से कम दंड से दंडनीय अपराध उसने किया है, तो विधायिका ने स्वयं बता दिया कि सामान्य तौर पर गिरफ्तारी अनावश्यक होगी, एक्सेप्शनली इनमें से कोई एक स्थिति न्यूनतम मौजूद हो, 5 मौजूद हो अलग बात, लेकिन कम से कम एक मौजूद हो तो गिरफ्तार कर ले। तो शब्द तो यही होने चाहिए कि एक धारा 35 की उपधारा 1 के अंतर्गत जहां गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, ठीक है ना, जहां जहां अपेक्षित है वहां वहां कर ली जाएगी, जहां अपेक्षित नहीं है वहां क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, इस बारे में, किस बारे में, कि उसने अपराध किया है या विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष यानी अन्वेषण अधिकारी के समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। कौन? पुलिस अधिकारी जो उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा है, वो उसे निर्देश देते हुए कि हम अमुक स्थान में इस समय उपस्थित रहेंगे, आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए उपस्थित होंगे। जैसे केजरीवाल को बीसीओ बाहर सम्मन जारी किए गए थे, हालांकि वो धारा 160 में जारी किए गए थे, वो अलग सेक्शन है, धारा 160 सीआरपीसी पुरानी वाली, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही होती है, ठीक है। क्या होगा कि अगर 7 वर्ष या उससे अधिक या उससे कम सजा से दंडनीय अपराध करने का अभियोग किसी पर लगाए और गिरफ्तारी हमने आवश्यक नहीं जानी है धारा 35 सबसेक्शन 1 के मुताबिक, तो हम उसे नोटिस जारी करेंगे कि आप अमुक स्थान पर हम उपस्थित रहेंगे, आप वहां आएंगे और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे ताकि अन्वेषण में गति आ सके, ठीक है ना। आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हर प्रकार से सहयोग आप देंगे, ठीक है। ये आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा। अच्छा, आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा, आप बॉन्ड का पालन करोगे, बहुत अच्छा, नहीं करोगे तब क्या होगा, ठीक है। कहता जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। अब जब लीगल ड्यूटी पैदा कर दी गई, ड्यूटीज 2 प्रकार की हैं, एक नैतिक कर्तव्य है, एक विधिक कर्तव्य है। क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून है,
तो यहां लीगल ड्यूटी ये उत्पन्न की गई है, और जब लीगल ड्यूटी उत्पन्न हो गई, अब इसका अपालन होने की दशा में परिणाम ये आएगा, क्योंकि कानून का अपालन ये क्षम्य नहीं होता। नैतिक कर्तव्य आपका होता कि उसने आपको गिरफ्तार नहीं किया, आप जाकर उसकी अपेक्षा का पालन करो, तब तो बात अलग होती, आप मत करते। लेकिन अब नैतिक कर्तव्य है, आपको जाना पड़ेगा, वो सॉरी अब विधिक कर्तव्य है, अब आपको जाना पड़ेगा। क्या कहता है? जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है, इसका मतलब यह हुआ कि एक बार अनुपालन कर लिया, आपकी हर स्मार्टनेस जितने प्रकार की हो सकती है, आपकी जितने प्रकार की स्मार्टनेस हो सकती है, सबका इलाज कानून में होता है। अभी किन्हीं सज्जन ने हमें एक चेक लिख कर दिया, हमें नहीं, हमारे मुवक्किल को, हमारे क्लाइंट को, और चेक जैसे ही लगाया गया, हमारा क्लाइंट हमसे कह रहा था कि देखना चेक हम लगाएंगे और स्टॉप पेमेंट करेगा। तो हमने कहा तुम लगाओ, तो तुम लगाओ, स्टॉप पेमेंट करने दो इन्हें। बोले स्टॉप पेमेंट करने से होता यह है कि डिसऑनर तो हुआ नहीं चेक, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अपराध तब बनेगा जब डिसऑनर हो। डिसऑनर तो हुआ नहीं, पेमेंट रोक दिया गया। तो हमने कहा तुम लगाओ, तो उन्हें लगाया, तुरंत स्टॉप पेमेंट हो गया। अब हमने उन्हें पढ़ाई पिछली धाराएं 420, 67, 68, 71। हमने कहा अभी तक तो हो रहा था डिसऑनर, सजा थी सिर्फ 2 साल। अब हम प्लीडिंग लिखेंगे कि तुमने इसीलिए डिसऑनर कराया, तुम हमसे कपट करना चाहते थे, ये डॉक्यूमेंट तुमने कपट के लिए बनाया, अब तुम हुए 467 के दोषी, और इसमें है आजीवन कारावास। तो तुरंत उन्हें समझ में आ गया, और वो मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि कानून में आपकी हर स्मार्टनेस का इलाज मौजूद है। आप जितने प्रकार की स्मार्टनेस कर सकते हो करो, आपकी हर स्मार्टनेस का इलाज कानून में है। वो कहता है कि जब तक सूचना का अनुपालन आप करते हैं और करते रहते हैं, ये नहीं कि एक बार कर दिया और अगली बार उन्होंने कहा कि फिर कल भी आइए, तो आप तो कर चुके, अब कहां आए हैं? इसीलिए शब्द जोड़ दिए, करता है और करता रहता है, दोनों बातें, करता है और करता रहता है। वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय यह न हो कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, उस समय हमें लगता था कि आपको अग्रेतर अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। नहीं किया हमने, क्योंकि अपराध आपके ऊपर जो आरोपित था वो 7 वर्ष से कम की सजा से दंडनीय था, यह 7 वर्ष से अधिक की सजा से दंडनीय था, लेकिन हमें गिरफ्तारी अनावश्यक लग रही थी, हमने नहीं की। ठीक है, हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया। आप सूचना का पालन कर रहे हैं, हम आपसे जो अपेक्षा कर रहे हैं आप उस अपेक्षा का पालन कर रहे हैं और करते रह रहे हैं, तो हम आपको तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे इस अपराध के संबंध में जिसके संबंध में हमने आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया है। अन्य कोई अपराध कर दोगे तो करेंगे, लेकिन इस अपराध के संबंध में आपको तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक कि हमें यह न लगने लगे कि इस अपराध के लिए भी आपको गिरफ्तार करना जरूरी है। और जब हमें लगने लगेगा ऐसा, तो फिर हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हमारा यह लगना साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। यह नहीं कि हम कहें कि हमें लगने लगा। अरे भाई क्यों लगने लगा? कल नहीं लग रहा था, आज कौन सी नई बात हो गई जिसकी वजह से लगने लगा? लेकिन अगर लगने लगे, ठीक है, तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यानी आप लिखेंगे कि क्यों आप ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ, आगे
आपको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है, और होना भी यही चाहिए। भाई समुचित प्रक्रिया इसी को कहा जाए। सुरक्षा भी दे रहे हैं कि आप तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे इस व्यक्ति को इस अपराध के लिए जब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव ये ना आए, और बदलाव आए तो कर भी लो। ब्लैंक चेक न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को और न गिरफ्तारी के लिए अपेक्षित व्यक्ति को, दोनों को नहीं, और इसी को समुचित और सम्यक प्रक्रिया यह कहा जाता है। इसके अलावा जो कुछ है वो निरंकुश प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद कहता है जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय अगर पालन करता है या पालन करता रहता है तो सामान्य तौर पर गिरफ्तार नहीं होगा। पुलिस अधिकारी को समुचित लगेगा करेगा, और जहां अनुपालन कर ही नहीं रहा, भाई समुचित लगेगा गिरफ्तार करेगा, ये तो बात तब है ना जब सूचना का अनुपालन करता है और करता रहता है, और जब सूचना का अनुपालन करता ही नहीं, ठीक है, तो फिर अगर किसी न्यायालय का विशेष आदेश है तो उस आदेश के अधीन रहते हुए, मानो उसे एंटीसिपेटरी मिल गई है इसलिए नहीं आपकी सूचना का अनुपालन कर रहा है, भाई एंटीसिपेटरी उसे मिल गई इसलिए सूचना का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसे गिरफ्तार थोड़ी करेंगे क्योंकि एंटीसिपेटरी उसे मिल चुकी है, ठीक है। तो न्यायालय का कोई विशेष आदेश होते हुए, अच्छा ये बात क्यों लिखी गई, होता क्या है, एंटीसिपेटरी बेल क्योंकि प्रासंगिक हो गया इसलिए बता रहा हूं। आपके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया, जिन धाराओं में अपराध किया जाना आज की डेट पर हमें पता है, हम मुकदमा उन्हीं धाराओं में तो लिखाएंगे आपके विरुद्ध, ठीक है ना। जब हमें मालूम ही नहीं है कि आपने और क्या क्या अपराध कर रखे हैं तो हम वो सब कैसे लिखा देंगे, हम तो वो लिखाएंगे जो हमें पता है कि आपने ये किया है। हमने दर्ज करा दिया, अन्वेषण शुरू हुआ, अपराध चूंकि संज्ञेय है, आप एंटीसिपेटरी मांगने के लिए एलिजिबल है क्योंकि गिरफ्तारी की आशंका जिस व्यक्ति को है वो ठीक है एंटीसिपेटरी मांग सकता है। आपने जिस समय एंटीसिपेटरी मांगी उस समय तक ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं हुआ था जिसके आधार पर आपकी एंटीसिपेटरी खारिज हो जाती, आपको एंटीसिपेटरी मिल गई, ठीक। अब अन्वेषण आगे चलना शुरू हुआ। एंटीसिपेटरी किन में मिली, जो अपराध उस समय अन्वेषण के अधीन थे, एंटीसिपेटरी तो उन्हीं में मिली। आपके विरुद्ध चोरी, मारपीट, ये अन्वेषण के अधीन अपराध थे जब एंटीसिपेटरी मिली, और उसके बाद पता ये लगा कि अरे आपने तो डकैती भी डाली है इसमें, ठीक है, आपने अन्य अपराध किए, अब उनमें एंटीसिपेटरी आपको नहीं मिली। एंटीसिपेटरी किन में मिली, जिस समय एंटीसिपेटरी ग्रांट हुई उस समय अन्वेषण जिन धाराओं में आपके विरुद्ध चल रहा था उन्हीं में तो मिली, अन्वेषण में अन्य धाराएं पाली गई उनमें तो नहीं मिली। अब अगर पुलिस आपको उन धाराओं में गिरफ्तार कर ले, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी, या चोरी में 7 वर्ष से कम मामला था, ठीक है, उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया, अब अन्वेषण में और धाराएं मिल गई तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एंटीसिपेटरी मिल गई है तो आप कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि न्यायालय ने क्राइम नंबर पर एंटीसिपेटरी दी है, न्यायालय ने उस अपराध
में, ठीक है, एंटीसिपेटरी आपको दिए जो अन्वेषण के अधीन था, यानी उस अन्वेषण में आपको एंटीसिपेटरी मिली, ये कहा जाएगा। आपको एंटीसिपेटरी अपराध में नहीं मिली, अन्वेषण में मिली है। अब उस अन्वेषण में जितने अपराध पाए जाएंगे एंटीसिपेटरी सब में काम करेगी, ठीक है। अब न्यायालय का विशेष आदेश है, अब आप उसे गिरफ्तार करना ही चाहते हैं तो फिर क्या करें, उस आदेश के अधीन रहते हुए आप उसे, यानी सामान्य तौर पर आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ये प्रश्न गया है उच्चतम न्यायालय तक कि ऐसी दशाओं में करें क्या, क्योंकि मान लीजिए अगला अपराध वो मिला जिसमें एंटीसिपेटरी विधायिका ने ही नहीं दी है, तो उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों में एंटीसिपेटरी नहीं है, 376 में एंटीसिपेटरी नहीं है, 376 डी, यानी ऐसे अपराध भी है पास्को ऑस्को के साथ। वैसे 376 में है एंटीसिपेटरी, लेकिन पास्को के साथ जब आएगी नहीं होगी। अब इन दशाओं में क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है इसी सेक्शन को ध्यान में रखकर कि पुलिस अधिकारी ऐसी दशाओं में संबंधित न्यायालय जिसने एंटीसिपेटरी दी उसी के पास जाएंगे। भाई न्यायालय गलत करेगा ये तो नहीं माना जाएगा, वहां एप्लीकेशन देंगे और अपनी स्थिति बताएंगे कि साहब आपने जब अन्वेषण की, ठीक है, हम कर रहे थे जब एंटीसिपेटरी दी थी तब ये सेक्शन थे और अब ये सेक्शन आ गए जिसमें एंटीसिपेटरी है ही नहीं, या इनकी गिरफ्तारी अब जरूरी हो गई। आप न्यायालय को संतुष्ट करेंगे तो उम्मीद यह है कि न्यायालय आपको अनुमति देगा, और अनुमति दे दी तो बात ठीक हो गई। न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे उस अपराध में जिसमें पहले हमने सिर्फ बॉन्ड एग्जीक्यूट करके आपको छोड़ दिया था, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अगर बॉन्ड का अनुपालन आप करते हैं और करते रहते हैं तब तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा ही नहीं, ठीक है ना, तब तक जब तक कि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से वो गिरफ्तार किया जाना जरूरी न समझे। अब स्थिति यह है कि आप सूचना का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सूचना का अनुपालन नहीं कर रहे, तो सूचना का अनुपालन न करने के दो कारण हो सकते हैं। एक, किसी न्यायालय का कोई आदेश है जिसकी वजह से आप सूचना का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरी, आप अपने मन से सूचना का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो न्यायालय का आदेश अगर है, आपके सूचना अनुपालन न करने की वजह है, तो हम न्यायालय के पास जाएंगे और न्यायालय से बताएंगे कि साहब ये स्थिति है और ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप अपने आदेश को परिवर्तित करिए, और चूंकि न्यायालय न्याय की ही बात करेगा, न्यायालय अपराधी को सहयोग करने के लिए नहीं बना, न्याय करने के लिए बना है, तो परमिशन क्यों नहीं मिलेगी। और जब परमिशन प्राप्त करके हम आपकी गिरफ्तारी कर रहे हैं तो न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ही तो कर रहे हैं। और अगर न्यायालय का कोई आदेश है ही नहीं और आप अपने मन से सूचना का अनुपालन कर रहे हैं, सूचना का पालन नहीं कर रहे हैं, तब तो हम करेंगे ही करेंगे आपको। यानी एक कंप्लीट प्रोसीजर ये दिया गया है यहां, बिल्कुल एक भी चीज की कोई कमी नहीं, ठीक है ना। अगला कहता है, और ये सबसेक्शन 7 ये नया जुड़ा है, ठीक है, और इसकी चर्चा हम लोगों ने शुरुआत में की थी कि विधायिका ने उन दशाओं में अपराधियों के उस वर्ग को, ठीक है, गिरफ्तार करने में विशेष सावधानी बरते जाने की अपेक्षा की है, जो कि 3 वर्ष या उससे कम की सजा से दंडनीय अपराध का दोषी बताया गया है। दोषी है ये तो कही नहीं सकता क्योंकि अभी तो अन्वेषण चल रहा है, बताया गया है, और वो गंभीर रोग से ग्रसित है, या उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। तब विधायिका ने एक और
ठीक है, शर्त लगाई है और कहा है कि ऐसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी की अनुमति है। यह उस अधिकारी को लेनी होगी जो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बाबत सोचेगा। पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न पंक्ति यानी डीजीपी हो तो ठीक है, लेकिन पुलिस उपाधीक्षक इनसे नीचे पुलिस अधिकारी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यह सब सेक्शन 7 और सेक्शन 41 पहले से इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 35 ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है और सेक्शन 36, 37 उन बातों को उल्लिखित कर रहे हैं जो पूर्व की सीआरपीसी में 41B, 41C और 41D कहे जाते थे। खूब पूछे जाने वाले सेक्शन है 41B, 41C, 41D, वो भी खूब पूछे जाते थे और उम्मीद है ये सेक्शन भी पूछा जाएगा। देखिए सेक्शंस रटिए नहीं, सबसे पहले ये देखिए, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति और सावधानियां, ये कहां है 35। ठीक है, सावधानी आपको क्या क्या रखनी चाहिए और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य, ड्यूटीज। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कानून ड्यूटी अधिरोपित कर रहा है आप पर तो आपको पालन करना ही होगा और अगर उन ड्यूटीज का फॉलो जो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए था, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति अगर उन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा तो गिरफ्तारी कैसी हो जाएगी, अवैध। ठीक है ना, फिर गिरफ्तारी को वैध नहीं कहेंगे। और अगर गिरफ्तारी अवैध हुई है तो पुलिस अधिकारी किसी अपराध का दोषी भले ही ना हो, क्योंकि गिरफ्तार करने की शक्ति उसमें थी, उसने गिरफ्तारी कैसे की, इर्रेगुलर वे में, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो पूर्णतः गलत किया है, होली गलत किया है, ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी गलती है तो गिरफ्तार व्यक्ति, इसकी गिरफ्तारी भले ही पूरी तरह गलत न हो लेकिन गिरफ्तारी अवैध ये जरूर हो जाएगी और पुलिस अधिकारी को अपराधी के तौर पर भले ही दंडित न किया जाए लेकिन उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां कम से कम इतनी जरूर हो जाएंगी और विभाग उसके खिलाफ एक्शन ये जरूर लेगा। और यह भी हो सकता है गिरफ्तारी यही अवैध हो जाए, भाई ये भी हो सकता है। हमने ये कहा कि हो सकता है गिरफ्तारी भले ही अवैध न हो, हमने ये नहीं कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं होगी। और अगर गिरफ्तारी अवैध हो गई तब तो रिमांड जो कहां लिया जाता था पहले धारा 167 सीआरपीसी में, पहले 167 सीआरपीसी में, और रिमांड पुलिस कस्टडी रिमांड का सेक्शन कौन सा आया आपका देखेंगे तो हमारे ख्याल से 187, हाँ 187 आया, पहले 167 था अब 187 है। वहां मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न होने पर व्यक्ति को लाया जाएगा तो सबसे पहली बात यही देखेगा गिरफ्तारी ये कैसी है। अगर गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, और गिरफ्तारी का मतलब है कानून सम्मत गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी का मतलब पकड़ थोड़ी है, गिरफ्तारी का मतलब क्या हुआ, गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी ये कब कही जाएगी, जब कानून के मुताबिक हो। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि साहित्यकार ये महान क्यों होते हैं, ये इसलिए महान होते हैं कि वो बात
जिसे अगर गद्य में कहा जाए तो सैकड़ों पेज लिखने पड़ेंगे, उसे ये सिर्फ 2 लाइनों में कह देते हैं। गोपाल दास नीरज, इनकी बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि आदमी को आदमी बनाने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। ठीक है ना? तो आंख में पानी, ये संवेदनशीलता का द्योतक है। आंख में पानी शर्म का द्योतक है। कहते नहीं उनकी आंखों का पानी मर गया। ठीक है ना? और आदमी इन्हीं क्वालिटीज से बनता है। आदमी, ठीक है, आदमी के रूप में जन्मने से नहीं बनता, या किसी पर आदमी लिख दिया जाए इससे वो आदमी नहीं हो जाता। अब इस बात को कहने में बहुत से पन्ने लग जाएंगे, उन्होंने सिर्फ 2 लाइनों में कह दिया कि आदमी को आदमी बनाने के लिए स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। यही किसी कवि और साहित्यकार की महानता होती है। ठीक है ना? तो सीधी बात है, आदमी तभी आदमी बनेगा जब उसकी आंखों में पानी हो, अन्यथा आदमी आदमी नहीं हो सकता। इसलिए अगर पुलिस अधिकारी ने किसी को पकड़ लिया है तो वो गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी कब है? जब वो कानून के मुताबिक हो और कानून आप पर कुछ कर्तव्य रखता है कि आप अगर किसी को गिरफ्तार करें तो ऐसे करें, और अगर आपने उस ढंग से गिरफ्तारी नहीं की है तो आपने व्यक्ति की पकड़ की है, गिरफ्तारी नहीं। और धारा 167 पूर्व की और वर्तमान की धारा 187 मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेजने अर्थात न्यायिक अभिरक्षा में लेने की ताकत कब देती है? कहती है गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर होनी चाहिए। पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए और वो दृढ़ आधारों पर होनी चाहिए। तो गिरफ्तारी तो हो, और गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी पकड़ नहीं है, गिरफ्तारी हुई है, ये तब कहा जाएगा जब गिरफ्तारी के सेक्शंस फॉलो हुए हैं। इसलिए अगर आप वकील हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, इवन अगर आप कॉमन मैन हैं, तो भी आपको जानना चाहिए कि गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। और एक चीज और ध्यान कर लें, जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा हो तो कुछ मत करना बताना, तब तुम ये मत बताने लगना कि पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं गिरफ्तार करते समय। नहीं तो होगा ये कि न बताते तो सिर्फ अवैध ढंग से गिरफ्तार होते हैं, और चूंकि बताया तो अवैध ढंग से गिरफ्तार भी होगे और पिटोगे भी, दोनों काम होंगे। ठीक है? इसलिए गिरफ्तार करते समय उन्हें किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, यह बात मजिस्ट्रेट के समक्ष जब वो प्रस्तुत करें, अंतर्गत धारा 167 पहले और अब धारा 187 तभी कहिएगा। नहीं मालूम पड़ा कि पहले तो खाली गिरफ्तार होते, अब कुटे भी, ठीक है, तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन आपको मालूम जरूर होना चाहिए कि गिरफ्तारी इसका मतलब क्या है। गिरफ्तारी का मतलब है विधि अनुसार गिरफ्तारी। गिरफ्तारी का मतलब यह नहीं है कि आपने पकड़ कर ली। तो गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी की क्या ड्यूटीज हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, ये यहां बताया। उन्होंने कहा गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। आपसे यही पूछ दिया जाता है प्री में कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कहां दी है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की ड्यूटीज क्या है, या उसके कर्तव्य कहां दिए गए हैं। तो पहले ये 41B-C-D ऐसे धाराएं, अब यहां वो बता रहा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है
और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या है। कहता प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय उसके नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान ये धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके। यानी एवरी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वो क्या करेगा, अपना विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ये डिस्क्लोज करेगा। नेम प्लेट लगी रहती है, उसकी रैंक को शो करने वाले जो चिन्ह हैं वो धारण करेगा, ठीक है। गिरफ्तारी करते समय कहता है बियर एन एक्यूरेट, visible and clear identification of his name, which will facilitate easy identification। इसलिए नाम धारित करेगा कि उसकी पहचान आसानी से हो सके। क्लियर और विजिबल, इसका मतलब यह हुआ जो नहीं इटैलिक में ऐसे ऐसे करके नाम लिखा लिया, एक बार में पढ़ने में ही नहीं आ रहा। जैसे आपकी बाइक पर पीछे जो नंबरों का स्टाइल होता है, वो कई बार ऐसा रहता है कि नंबर लिखे रहेंगे फिर भी चालान हो जाएगा, क्योंकि नंबर क्लियर, विजिबल ऐसे होने चाहिए कि कोई आसानी से पढ़ ले। तो नेम ऐसे लिखकर धारण करेगा जिससे उसकी जो पहचान है वो फैसिलेट हो, सुविधापूर्वक हो, क्लियर हो, आइडेंटिफिकेशन नाम से क्लियर हो, ऐसे, ठीक है। ये उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है। और जब अभियोजन पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य कराता है तो एक लाइन लिखा देता है, ठीक है। हम सीधे सवाल करते हैं, जब आपने अरेस्टिंग की और पहले उन्हें बता देते, देखो जब हम ये पूछे तो ये बता देना, ठीक है। कि हम पूछते कि जब आपने अरेस्टिंग की तो किस ढंग से की, वो कहते सभी विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए की, बस बात खत्म हो गई। अब तुम पूछो डिफेंस के नाते कि ये किया था, नेम प्लेट थी आपके, अब तो आप पूछोगे, हमने तो कहा हमने सभी विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए की। अलग अलग पूछते ही नहीं, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है एज ए डिफेंस लॉयर, आप पूछिए कि उन ड्यूटीज को फॉलो किया था आपने या नहीं किया था। और अगर वो बावर्दी साक्ष्य देने आए हैं तो ये भी पूछा जा सकता है, देखिए आज नेम प्लेट नहीं है आपके, ठीक है, तो उस दिन क्यों रही होगी, आज कहां रख के आए, जब ड्यूटी जाते तो कहां रख के आते हैं, या लगा के जाते तो आज क्यों नहीं लगाए, क्या वो वर्दी का पार्ट है या नहीं है। इस ढंग से आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, क्लियर पहचान ये धारण करेंगे, गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेंगे जिसे अरेस्टिंग मेमो कहते हैं। यानी जिस समय आपने गिरफ्तारी की है उस समय गिरफ्तारी का ज्ञापन उसी समय तैयार होना चाहिए, ठीक है। अरेस्टिंग मेमो उसी समय तैयार होगा। आप कहते हैं हमने थाने पर तैयार किया, क्यों किया, ठीक है, उसी समय करिए, ये कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का है जहां गिरफ्तारी की गई है प्रतिष्ठित सदस्य है। यानी जहां पर अरेस्टिंग होगी उस क्षेत्र का एक कोई व्यक्ति या गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य। और यहां प्रतिष्ठित का अर्थ क्या है, क्योंकि प्रतिष्ठित सदस्य किसकी नजर में, अपनी नजर में है, पुलिस अधिकारी की नजर में है, लोगों की नजर में है। और अगर लोगों की नजर में तो कितने लोगों की नजर में, 5 लोगों की नजर में, 2 लोगों की नजर में, 10 लोगों की नजर में, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी ना।
इसलिए प्रतिष्ठित सदस्य, इसकी जो व्याख्या आई है वो ये आई है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध ये दर्ज नहीं है उसे प्रतिष्ठित माना जाएगा। ठीक है, तो अरेस्टिंग मेमो या तो प्रतिष्ठित सदस्य और या गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के कुटुंब के सदस्य, तो अक्सर कुटुंब के सदस्य से नहीं होती है, अक्सर ही अन्य किसी व्यक्ति से होती है। ठीक है, इसके अलावा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, यानी अरेस्टिंग मेमो पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर भी होना चाहिए जिसे गिरफ्तार किया गया है। अक्सर होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं होता तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि किया ही नहीं। हम भाई इनसे कहेंगे ही तो, जबरदस्ती इनका हाथ पकड़कर करा देंगे, ये कहां लिखा है भाई? हम कहेंगे करो, हमने कहा था, इन्होंने किया नहीं। ठीक है, तो प्रति हस्ताक्षरित यह भी होगा जब तक उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह इत्तला देगा कि उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की इत्तला दी जाए। अब उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा ही अरेस्टिंग मेमो पर सिग्नेचर किए गए हैं तो गिरफ्तारी की सूचना मिल ही चुकी है कि भाई अमुक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, क्योंकि अरेस्टिंग मेमो पर तो सिग्नेचर स्वयं तुम्हारे हैं। लेकिन अगर समाज के किसी अन्य प्रतिष्ठित सदस्य द्वारा अरेस्टिंग मेमो पर सिग्नेचर ये किए गए तो फिर जो अरेस्टिंग अफसर है वो बताएगा उस व्यक्ति को जिसकी गिरफ्तारी हुई है कि आप किसी नातेदार, मित्र, इसका नाम बताएं या कुटुंब के सदस्य का जिसे हम आपकी गिरफ्तारी की सूचना दें। और यह इसलिए रखा गया कि गिरफ्तार हुआ व्यक्ति घर तो जाएगा नहीं। अब उसके घर वाले एक एफआईआर लिखा दे गुमशुदगी की, फिर उसका अन्वेषण हो, फिर तुम बताते घूमो, तो अननेसेसरी का एक झंझट ये क्यों क्रिएट किया जाए? इसी से पूछ लो कि इंफॉर्मेशन किसे दे गिरफ्तारी की, और उसे इंफॉर्मेशन दे दो, बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना? तो सेक्शन 37 अब कहता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, कहता राज्य सरकार प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगी, पुलिस कंट्रोल रूम। और राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाना में एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये डेजिग्नेट करेगी जो सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इससे रैंक में नीचे नहीं होगा। और वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता इसके बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा। अपराध की प्रकृति जिसके साथ वह आरोपित किया गया है प्रत्येक पुलिस थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से, जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी है, प्रदर्शित किया जाएगा। हर जगह पुलिस कंट्रोल रूम है और शाम को सारे पत्रकार वहीं से पता करते हैं कि पूरे जिले में कितने लोग गिरफ्तार हुए, किन धाराओं में गिरफ्तार हुए, किस अपराध में गिरफ्तार हुए। यानी दोहरी व्यवस्था यह की गई है कि अगर अरेस्टिंग अफसर अपनी ड्यूटी में कोई शिथिलता ये बरते भी तो भी नातेदारों को सूचना मिले कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। इसलिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, सब जगह बने हुए हैं, यहां भी बना है पुलिस लाइन में। और वहां एक पुलिस ऑफिसर ये नियुक्त होगा और उसकी जिम्मेदारी होगी, यानी अगर किसी थाने ने उसे नहीं बताया तो वो पूछे कि जिले में 24 थाने हैं, गिरफ्तारी तो थाने नहीं की होगी, आप ये कहकर बचेंगे नहीं कि सब बंडा वालों तो हमें बताया ही नहीं। आपने क्यों नहीं पूछा? आप बताइए।
ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है। हमने कहा ना, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, राज्य के तीनों अंगों को इस तरह काम करना होगा कि सोशल वेलफेयर ये संभव और सुनिश्चित ये हो सके। तो विधायिका अपना काम कर रही है, वो कानून इस ढंग से बना रही है कि राज्य सरकार यानी एग्जीक्यूटिव ये कंट्रोल रूम स्थापित करेगी और उस कंट्रोल रूम में किसी को भी नहीं बैठा लेगी। एक ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस सहायक पुलिस उपनिरीक्षक इससे पंक्ति में नीचे नहीं होगा और उसकी ड्यूटी होगी कि वो सबसे पता करे और डिजिटल मोड इसमें प्रदर्शित करे गिरफ्तार हुए व्यक्ति किस अपराध के लिए, अपराध की प्रकृति आदि, और उससे कोई पूछे तो सूचित ये भी करे। तो ये पुलिस कंट्रोल रूम पहले ये किसमें था, 41D, पिछली सीआरपीसी में कहा था 41D में, और अब आपका 37 है। आज यहीं तक बात रखेंगे और शेष बात कल करेंगे।